जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है डीआई। डीआई के अंदर चार्ट्स और ग्राफ आते हैं। आप सब जानते हैं कि कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें अगर मैथ सब्जेक्ट अगर आपका आता है तो उस मैथ में डीआई हमसे हमेशा पूछी जाती है। डीआई पूछने का मेन कारण होता है कि कम सवालों में अधिक नॉलेज को परख पाना। इसमें होता क्या है कि अगर आपको परसेंटेज, रेशियो और औसत की जनरल टॉपिक पता है कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, कैसे औसत निकाला जाता है, कैसे रेशियो क्या होता है और कैसे रेशियो निकाला जाता है, तो इन सब की जो नॉलेज चेक की जाती है वो डीआई के थ्रू चेक की जाती है। डीआई के अंदर ग्राफ होते हैं, चार्ट्स होते हैं। आप सब जानते हैं कि अगर हम लोग पेट एग्जाम की बात करें तो पेट एग्जाम में सबसे ज्यादा जो सिलेबस है, अगर मैथ का सिलेबस देखा जाएगा तो मैथ के सिलेबस में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो यही डीआई का है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चार्ट्स और ग्राफ। अब ये चार्ट्स क्या है, ग्राफ क्या है, इनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। वीडियो से आगे चलने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, डीआई की जब भी बात करते हैं तो डीआई सबसे पहले हम समझते हैं कि डीआई होता क्या है। डीआई होता क्या है, इसके अगर आप बेसिक देखना चाहोगे तो डीआई का मतलब होता है कि बिखरे हुए डेटा को इस तरीके से संकलित करना कि सामने वाला उससे जुड़े हुए सभी जानकारी को प्राप्त कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरी आय 20,000 रुपए है, तो अगर मेरी आय 20,000 रुपए है और मैं किन किन हिस्सों में उसको खर्च करता हूं, इस सब की जानकारी मैं या तो बारी बारी से क्रम से दूं। जैसे मुझसे पूछा जाए कि मैं कितना रुपए ट्रेवलिंग पे खर्च करता हूं तो बोलूं 2,000 रुपए। कोई बोलेगी कितना रुपए आप अपने 20,000 रुपए में कितना रुपए शिक्षा पे खर्च करते हैं तो आप कहते हो 10,000 रुपए। तो इन अलग अलग डेटा को ना देखते हुए हम कुछ इस तरीके से संकलित करें कि सामने वाला खुद ही सारे सवालों के आंसर अपने आप ही प्राप्त कर सके। तो इस डेटा को इस तरीके से संकलित करना ही डीआई कहलाता है। डीआई के अंदर टेबल भी होती है, ग्राफ भी होते हैं। हम बात करते हैं ग्राफ की। देखिए, ग्राफ नाम आपने पहले भी सुना होगा कि ग्राफ में क्या होता है। एक ग्राफ जो बनाया जाता है, आप जानते हो कि ग्राफ जो एक कॉपी आती थी बचपन में हम लोग दिखते थे, उसी से मिलकर बना है ग्राफ। यहाँ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ होता है चार्ट। ठीक है, तो अब ग्राफ में अकेला ग्राफ नहीं होता है, ग्राफ में भी दो चीजें होती हैं। इसके अंदर एक होता है बार ग्राफ, आपने अपने सिलेबस में देखा होगा, पहले सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ दंड आरेख। दंड आरेख का मतलब ही क्या होता है, उसको ही हम बार ग्राफ कहते हैं। और एक होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को हम लोग रेखा आरेख कहते हैं। और चार्ट की बात करना चाहें तो चार्ट भी दो होते हैं, एक होता है टेबल चार्ट और एक होता है आपका पाई चार्ट। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक को मिलाकर ही हमारा क्या बना है, डीआई बना है। ठीक है, क्या बना है, डीआई बना है। मतलब हम अपने डेटा को इन क्रम में, अगर मैं अपने डेटा को टेबल के रूप में सजाऊं तो मैं कहूंगा कि ये टेबल चार्ट है। अगर मैं अपने डेटा को सर्किल में इस तरीके से सजाऊं कि सर्किल को मैं पाई के रूप में बांट कर उसमें अपने डेटा को सजाऊं तो वो पाई चार्ट होगा। अगर मैं अपने डेटा को बार ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखाता हूं तो वो बार ग्राफ के अंदर आएगा। अगर मैं लाइन ग्राफ के अंदर दिखाता हूं तो वो लाइन ग्राफ के अंदर आएगा। तो डीआई का बस इतना अंतर होता है। डीआई में हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि डीआई डेटा को संकलित करने का एक तरीका होता है। और ये तरीका क्या होता है कि हम इसको बार ग्राफ से दिखा सकते हैं, लाइन ग्राफ से दिखा सकते हैं, टेबल से दिखा सकते हैं और पाई चार्ट से दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पाई चार्ट की। पाई चार्ट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, पाई का अर्थ ही क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है। पाई आप समझते होंगे कि पाई का जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से होता है, पाई। अब ये पाई क्या है, अगर इसको देखना चाहोगे तो यहीं से निकला है ये शेप, इसको हम क्या कहेंगे, पाई। पाई का मतलब है ये शेप। कैसे शेप बनेगा ये, देखिए, अगर हम लोग एक पिज्जा की बात करें, पिज्जा आप सब खाते हैं, पिज्जा को देखा होगा, अगर आपने बारीकी से पिज्जा को देखा होगा तो पूरा पिज्जा जो होता है वो वृत्त यानी कि सर्कुलर शेप में होता है। इस पिज्जा की 4 स्लाइसेस होती है। ये पिज्जा जो होता है अपने आप में कितने स्लाइस में बटा हुआ होता है, 4 स्लाइसेस में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी एक स्लाइस अगर आप निकालोगे, इसकी एक स्लाइस जो निकालोगे उसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ये पाई। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पाई। यानी कि अपने डेटा को सर्कुलर रूप में इस तरीके से सजाना, अपने डेटा को सर्कुलर रूप में इस तरीके से सजाना कि उसका हर एक हिस्सा किसी ना किसी डेटा को रिप्रेजेंट करे, उसका हर एक हिस्सा किसी ना किसी डेटा को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए, जब भी बात करते हैं हम लोग पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट में दो चीजें पूछी जाती है, दो तरीके से इसके सवाल बनते हैं। एक जो डिग्री बेस होता है, ठीक है, और एक जो किस बेस पर होता है, परसेंटेज के बेस पर होता है।
ठीक है, एक जो डिग्री के बेस पे होता है और एक परसेंटेज के बेस पे होता है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे परसेंटेज के बेस पर कि परसेंटेज के बेस पर पाई चार्ट कैसे होता है और किस तरीके से यहाँ पे डेटा को हम लोग संकलित करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में। हमने कहा था कि पाई चार्ट जो होता है वो दो तरीके से आपसे सवाल बनता है, एक डिग्री पर और एक परसेंटेज पर। अब देखिए, जैसे मैं बात करूं कि ये एक सर्किल है, एक वृत्त है, इस वृत्त में हम अपनी सारी डेटा को संकलित करने वाले हैं। कैसे संकलित करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे उसको समझो। जैसे मैंने कहा उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपए है। कितनी है? 20,000 रुपए पर मंथ है। कितनी है? 20,000 रुपए पर मंथ है। एक व्यक्ति की आय कितनी है? 20,000 रुपए पर मंथ है। अब इसी आय को वह कहीं ना कहीं खर्च कर रहा होगा। हर महीने जो उसकी 20,000 रुपए की आमदनी आ रही होगी उसको वह कहीं ना कहीं खर्च कर रहा होगा। तो उसके खर्च को हम लोग किससे दिखाने वाले हैं? पाई ग्राफ से दिखाने वाले हैं। कैसे दिखाएंगे वो देखिए जरा। देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं कि इसका एक हिस्सा ये हुआ, इसका एक हिस्सा ये हो गया, इसका एक हिस्सा ये हो गया, इसका एक हिस्सा ये हो गया। हमने इसको कितने कितने पार्ट में बांट दिया? देखो जरा, 1 2 3 4 5, यानी हमने इस पूरे सर्कल को 5 हिस्सों में बांट दिया है। अब हम इस 5 हिस्सों में क्या दिखाएंगे? अपने डेटा को दिखाएंगे कि क्या डेटा होगा। देखिए, मैंने कहा कि 30%, इस 30% को वह किस में खर्च कर रहा है? इस 30% को वह अपने फूड में प्लस ट्रेवलिंग में, यानी इस 30% जो 20,000 रुपए वह कमा रहा है उस 20,000 का 30% वह किस में खर्च कर रहा है? फूड और ट्रेवलिंग में। ठीक है, बाकी 15% को क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। 15% की क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। ठीक है, 10% की अगर हम लोग बात करना चाहें तो 10% क्या कर रहा है? 10% का उसने इंश्योरेंस करा के रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 20% की, तो 20% क्या रखा है? 20% उसने एजुकेशन पे खर्च रखा है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे आपसे एक बात करना चाहूं कि देखिए, कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है। कोई भी डेटा अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। यानी जो उसकी 20,000 रुपए आमदनी है, ये जो 20,000 आमदनी है ये अपने आप में उसकी टोटल आमदनी है। जो खर्च करेगा वो इसी से खर्च करेगा, जो बचाएगा वो इसी में बचाएगा। इसका मतलब है जो 100% डेटा लेते हैं वो 100% यही आमदनी होगी। और खर्च भी हम किसको करेंगे? इसी को ही करेंगे। यानी ये जो पूरा सर्किल होगा, आप कितने भी हिस्सों में इसको बांट दीजिए, चाहे 5 भागों में बांटिए, चाहे 6 भागों में, चाहे 10 भागों में, लेकिन जब भी इसको आप बांटेंगे तो एक बात इसमें जो मेन बात होती है याद रखने की, वो ये होती है कि जब भी आप इसको पूरा बांटेंगे, ये पूरा जो निकलेगा टोटल वो 100% ही निकलेगा। 100% से ऊपर ये इसकी वैल्यू नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में टोटल वैल्यू है। जब सैलरी उसकी 20,000 रुपए है तो क्या 20,000 से अधिक खर्च कर दोगे? नहीं। तो 20,000 अपने आप में टोटल वैल्यू है, और टोटल वैल्यू अपने आप में कितना होती है? 100%। 100% अपने आप में टोटल वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी? 100% से ऊपर नहीं जा सकती। ये हमेशा 100% ही रहेगी। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो कितना परसेंटेज हो चुका है अभी तक? तो 30 20 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 5 75। अब 75% हम लोग अपना व्यय कर चुके हैं। हिस्सा आएगा कितना बचा हुआ है? 75 5 80 और 20 100, यानी 25% ये हिस्सा बचा हुआ है। इस 25% हिस्से को वह क्या कर रहा है? इस 25% हिस्से को वह कहीं और खर्च कर दे रहा है। कहां खर्च कर दे रहा है? कहीं भी खर्च करा दो। इस 25% हिस्से को वह हेल्थ में खर्च कर दे रहा है। किसमें खर्च कर दे रहा है? हेल्थ में खर्च कर दे रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला है, अब यहां से समझिए चीज को। देखिए, अब ये जो ग्राफ बन गया है ना, इसी ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। इसी ग्राफ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। इस ग्राफ में आपको सारी नॉलेज दे दी गई है कि वह अपनी 20,000 रुपए आमदनी को कहां कहां खर्च कर रहा है, कितना कितना खर्च कर रहा है और कितना हिस्सा बचा रहा है। ये सारी जानकारी उसने इस एक ग्राफ से आपको दे दी। अब बार बार उससे कोई नहीं पूछेगा कि भाई साहब आप कितना कमाते हो, आप कितना खर्च करते हो, आप ट्रैवलिंग में कितना खर्च करते हो, फूड में कितना खर्च करते हो। कोई बार बार उससे पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एक बार अपना पूरा डेटा संकलित करके एक बार दिखा दिया कि भाई देखिए, मैं अपनी आय, मेरी आय 20,000 रुपए है। इस 20,000 रुपए में 30% में फूड और ट्रैवलिंग दोनों को मिलाकर
30% खर्च कर रहा हूँ, 15% में सेविंग कर रहा हूँ, 10% में अपने इंश्योरेंस में खर्च कर रहा हूँ, 25% में अपनी हेल्थ को दे रहा हूँ और 20% अपनी एजुकेशन पर खर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी। अब सामने वाला इस डेटा पर डिपेंड है। सामने वाले से अगर यहां से जितनी भी जानकारी उससे पूछी जाए, वो सामने वाला इस डेटा को देखकर आसानी से बता सकता है कि भाई कितनी आमदनी उसकी हो रही है, कितना उसने बचत की है, कितना उसने इंश्योरेंस पे खर्च किया है। ये सारी जानकारी अब उसको प्रोवाइड हो चुकी है। यही होता है पाई ग्राफ। यही क्या होता है? पाई ग्राफ या पाई चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमने परसेंटेज में दिखाया है, तो परसेंटेज में हमने पता है कि अपने आप में कोई वैल्यू जो होती है वो कितना होती है? 100%। यानी ये जो पूरा सर्किल होगा जिसको हमने 5 हिस्सों में बांटा है, ये पूरा का पूरा कितना परसेंटेज दिखाएगा? 100% अपना दिखाएगा। 100% से ऊपर कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं जा सकती है, क्योंकि 100% अपने आप में एक टोटल वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने परसेंटेज में बात की। अगर यही चर्चा मैं करना चाहूँ डिग्री में, अगर यही चर्चा मैं करना चाहूँ किसमें? डिग्री में, तो देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम वही एग्जांपल रहेगा कि 20,000 ही हमारी आमदनी है और वही मैं खर्च कर रहा हूं। लेकिन अब मैं खर्च किसमें करूंगा? परसेंटेज में खर्च नहीं करूंगा, अब मैं डिग्री में खर्च करूंगा। ठीक है, तो देखिए जरा डिग्री में, देखिए ये एक वृत्त हुआ, एक सर्किल हुआ। इसी सर्किल को मैंने कितने हिस्सों में बांटा था? 5 हिस्सों में बांटा था। तो मैंने इसको 5 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, 1 2 3 और 4 हिस्से ये हो गए और 5वां हिस्सा। यानी हमने इस सर्कल को 5 हिस्सों में बांट दिया, जैसे यहां बांटा था। कितने भी हिस्से में बांट सकता है क्वेश्चन में, 5 हिस्से में, 6 हिस्से में, 10 हिस्से में, आपको इससे कोई समस्या नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है, अगर परसेंटेज की बात करेगा तो ये सर्किल कभी भी 100% से अधिक नहीं जा सकता है, ये 100% ही रहेगा। अगर डिग्री में बात करेगा, तो आप एक चीज बताइए, एक सर्किल कितनी डिग्री का होता है? एक सर्किल कितनी डिग्री का होता है? तो अगर आपसे एक सर्किल पूछा जाए कितनी डिग्री का होता है, तो आपको पता है कि एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। भाई देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे करके शक्तिमान बन जाए, एकदम शक्तिमान, घूम गया, तो इसका मतलब क्या है कि वह अपनी ही धुरी पर कितने डिग्री घूम गया है? 360। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये 90 डिग्री हो गया और फिर ये 90 डिग्री हो गया। तो मैं अपने वापस अपने जिस स्थान पे था उस स्थान पे आ गया। यानी मैंने पूरा एक गोल चक्कर ले लिया। तो 90 डिग्री कितने चक्कर लिए? 4। तो 90 डिग्री के 4 चक्कर का मतलब कितना हुआ? 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्किल कब बनेगा? एक सर्किल तब ही बनेगा जब वह 360 डिग्री बनाएगा। अगर 360 डिग्री नहीं बना रहा है तो वो एक सर्किल नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? बस इतना सा अंतर होता है डिग्री और परसेंटेज में। परसेंटेज होता है 100%, मतलब अपने आप में टोटल वैल्यू 100% होती है। कभी भी सर्किल में जितने भी हिस्सों में बांट दो, चाहे 5 में बांटो, चाहे 4 में बांटो, चाहे कितने भी भाग में बांट दो, उसका डेटा 100% से ऊपर नहीं जा सकता है। वो हमेशा 100% ही रहने वाला है। ठीक ऐसे ही एक सर्किल को कितने भी हिस्से में बांटो, अगर उसे डिग्री में बांटना है तो 360 से अधिक डिग्री में नहीं जा सकता है। वो सर्किल चूंकि पूरे 360 डिग्री का ही सर्किल होता है, इस 360 डिग्री से अधिक का डेटा उसमें नहीं जाएगा। अब देखिए, इसी चीज को मैं डिग्री में बताने वाला हूं। तो मैंने कैसे बोला? मैंने बोला कि भाई 100 डिग्री जो है वह अपनी फूड और ट्रेवलिंग में खर्च कर रहा है। 100 डिग्री फूड प्लस ट्रेवलिंग, इन दोनों को मिलाकर कितना खर्च कर रहा है? 100 डिग्री, 100 डिग्री खर्च कर रहा है। ठीक ऐसे ही मैंने कहा कि 60 डिग्री जो है, 60 डिग्री वो है क्या कर रहा है? 60 डिग्री वो है बचत कर रहा है। क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि 90 डिग्री क्या कर रहा है? 90 डिग्री की वह क्या कर रहा है? 90 डिग्री वह अपनी शिक्षा पर खर्च कर रहा है। किस पर? शिक्षा पर, यानी एजुकेशन पर। 90 डिग्री किस पर खर्च कर रहा है? शिक्षा पर खर्च कर रहा है। ऐसे ही मैंने बोला कि देखिए, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जैसे हम जब सर्किल परसेंटेज में बांट रहे हैं तो 100% से अधिक डेटा नहीं हो सकता था। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसको डिग्री में बांटेंगे तो 360 डिग्री से अधिक की डिग्री नहीं जा सकती है। तो हम यहाँ पे ये भी देखते चले जाएंगे कि क्या ये 360 डिग्री से अधिक तो नहीं हो रही है। तो देखिए 100 और 60, 160 और 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 200, 190 और 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9 6 15, 250। 250 डिग्री हो चुका है। अब देखिए 250 डिग्री के बाद ये हमने ले लिया कितना? 150 डिग्री। इस 150 डिग्री के बाद कितना बचा बताओ? 250 डिग्री हो चुका था, तो ये हो चुका है टोटल कितना मिला के? 250 डिग्री और 50 डिग्री हो गया कितना? 300 डिग्री। और 300 डिग्री और ये कितना हो गया? 360 डिग्री। जरा जोड़ लो, क्या ये 360 डिग्री हो रहा है? तो 100 और 90, 190, 190 और 60, 190 और 60, 250, 250 और 50,
300 360 360, तो ये पूरा 60 डिग्री हो गया। अब इसको हम दे देते हैं कि भाई किस पे खर्च कर रहा है, ये 50 डिग्री अपने इंश्योरेंस पे खर्च कर रहा है, इंश्योरेंस पर खर्च कर रहा है, और ये 60 डिग्री हुआ किस पर खर्च कर रहा है, ये 60 डिग्री हुआ अपने हेल्थ पर खर्च कर रहा है, किस पर खर्च कर रहा है, हेल्थ पर। तो सेम वही डेटा है, सेम वही सवाल है, वही कॉन्सेप्ट है कि बचत उसकी 20 आमदनी उसकी 20,000 रुपए थी, ठीक है, उसको उसने अपनी आमदनी को किस रूप में खर्च कर रहा है, कहां कितना हिस्सा खर्च कर रहा है, कितना हिस्सा में बचा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करना था हमें किसमें, पाई चार्ट में। पाई चार्ट में जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होंगे, एक हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें या दूसरा हम डिग्री में रिप्रेजेंट करें। परसेंटेज का सिंपल है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी जो भी उसका पूरा डेटा होगा, जो भी पूरा एक्सपेंडिचर होगा, जहां जहां भी वह खर्च और बचत कर रहा होगा, वो पूरा अपने आप में कितना होगा, 100%, क्योंकि जो 20,000 रुपए आमदनी है वो उसकी अपने आप में टोटल आमदनी है। इसी आमदनी में वह बचत भी करेगा, इसी आमदनी में वह खर्च भी करेगा। इसका मतलब 100% वह आमदनी है तो 100% से अधिक थोड़ा ना खर्च कर सकता है, वह खर्च जो करेगा वो 100% ही करेगा। ठीक ऐसे ही अगर हम डिग्री में बात करना चाहें तो डिग्री को हमें पता है कि 360 डिग्री का एक सर्किल होता है, 360 डिग्री का एक सर्किल होता है। तो अगर कोई खर्च करेगा तो 360 डिग्री ही खर्च कर सकता है अपनी आमदनी का टोटल, उससे अधिक कोई खर्च नहीं करेगा, क्योंकि सर्किल ही बनता है 360 डिग्री पर। तो जब पूरे सर्किल में है डेटा हम दिखाने वाले हैं तो ये पूरा डेटा 360 डिग्री का है। इसका मतलब ये जो 20,000 आमदनी है अपने आप में कितना है, 360 डिग्री है। इसी 20,000 आमदनी को यानी इसी 360 डिग्री को हमने अलग अलग डिग्री में बांट कर देखा है। जैसे उसमें 100 डिग्री खर्च किया है किस पर, फूड और ट्रेवलिंग पर, 60 डिग्री खर्च किया है किस पर, बचत पर, 90 डिग्री खर्च किया है किस पर, शिक्षा पर, और 50 डिग्री खर्च किया है किस पर, इंश्योरेंस पर, और 60 डिग्री खर्च किया है किस पर, हेल्थ पर। अब सामने वाला उससे ये नहीं पूछेगा कि आप कितना कमाते हो, आप हेल्थ पर कितना खर्च करते हो, आपका हेल्थ और इंश्योरेंस में टोटल कितना खर्च है, आप फूड और ट्रेवलिंग में कितना खर्च करते हो, ठीक है। तो ये अब सामने वाला आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने सारी चीजें एक डेटा में संकलित करके आपको दिखा दी। बस यही होता है क्या, डीआई। तो अगर ये हमने सर्किल में दिखाया था पाई के रूप में, तो ये था पाई चार्ट। अगर इसी को हम टेबल पे दिखाते तो ये हो जाता टेबल चार्ट। अगर इसी को हम दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ में दिखाते तो ये हो जाता बार ग्राफ, और अगर इसी को हम लाइन में दिखाते तो ये हो जाता लाइन चार्ट। बस यही होता है क्या, डीआई। तो डीआई के पहले रूप को हम लोगों ने आज समझा है, जो है पाई चार्ट। पाई चार्ट में कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, पाई चार्ट में दो तरीके से सवाल बन सकते हैं, दो तरीके के सवाल। अब देखो होता क्या है कि कभी कभी इन दोनों को एक ही सवाल में मर्ज कर दिया जाता है, तो वो मर्ज करने वाले सारे सवाल जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। सारी चीजें हर एक एस्पेक्ट को हम लोग समझने वाले हैं। अभी बसंते हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको समझ रहे हैं, इसके बेसिक को समझ रहे हैं। तो बेसिक को समझने में हमें नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होने वाली है, क्योंकि सारे बेसिक को हमने कवर कर लिया है कि पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट से बनने वाले सवाल कितने प्रकार के हो सकते हैं, और पाई चार्ट में डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बस आपको इसमें दो ही चीजें याद रखनी है। अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 100%, और अगर डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इससे बनने वाले सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बेहतरीन सवालों के साथ। आइए इस पाई चार्ट से रिलेटेड हम सवाल देखने वाले हैं। पहला सवाल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इस सवाल के पहले ग्राफ को अच्छी तरीके से समझिए कि इस ग्राफ में क्या कह रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक वृत्त आलेख यानी कि एक पाई चार्ट आपको दिया गया है। इस पाई चार्ट में उसने 5 कंपनियों को दिखाया है। ये 5 कंपनियां कौन है, ए, बी, सी, डी और ई। इनके कर्मचारियों के प्रतिशत हमें दर्शाता है। क्या दर्शाता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि कुल एम्प्लॉइज की संख्या कितनी दी गई है सवाल में, 25,000। कुल एम्प्लॉइज की संख्या कितनी दी गई है, 25,000 कुल एम्प्लॉइज की संख्या दी गई है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें दिए गए हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें 25,000 दिए गए हैं। ठीक है ना, और ये एम्प्लॉइज जो है इनकी कंपनियां क्या है, ए, बी, सी, डी और ई, यानी ये कुल 5 कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं, 5 कंपनियां हैं, ए, बी, सी, डी, ई। इन 5 कंपनियों में कितने लोग काम कर रहे हैं, 25,000 लोग टोटल काम कर रहे हैं। पहला सवाल आप लोग देखिए। पहला सवाल क्या कह रहा है कि कंपनियां बी, सी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी। अब देखिए पहला ही सवाल आपको कह रहा है औसत संख्या। तो मैंने क्या कहा था कि जो भी ग्राफ बनते हैं ये ग्राफ हमसे पूछे ही इसलिए जाते हैं कि यहां से हमें पता चलता है कि जो विद्यार्थी है उसको जनरल नॉलेज यानी कि मैथ की जनरल प्रॉपर्टीज पता है या नहीं, औसत पता है क्या होता है, औसत निकालना जानता है। अगर वह औसत निकालना जानता है तो वह इस सवाल को आसानी से कर लेगा। जैसे देखिए
इसने कहा कि बी, सी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बी की अगर हम लोग बात करना चाहें तो बी कितने परसेंट को दिखा रहा है? बी दिखा रहा है आपको 20% को। कितने परसेंट को दिखा रहा है? 20% को। वहीं सी की अगर बात करना चाहें तो सी कितने परसेंट को दिखा रहा है? सी दिखा रहा है 15% को। कितने परसेंट को दिखा रहा है? 15% को। बहुत ध्यान से देखिए। और ई की बात करना चाहें तो ई कितने परसेंट को दिखा रहा है? ई अगर हम देखें तो ई दिखा रहा है 22% को। कितने परसेंट को दिखा रहा है? 22% को। ये हमारा डेटा दिया गया है कि बी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं? 20% हैं। सी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 15% है। और ई कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 22% है। यही हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे करना है। इसमें कह रहा है कि बी, सी और ई का, बी, सी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की क्या बताना है? औसत। क्या बताना है? औसत बताना है। तो औसत होता क्या है? सबसे पहले औसत बताइए, औसत होता क्या है? औसत होता है टोटल नंबर्स, यानी कि जितने भी आंकड़े आपको दिए जाए उन आंकड़ों को जोड़ लें और उन आंकड़ों की संख्या से आप भाग देते हैं। ठीक है ना? तो जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जितने भी आंकड़े आपको दिए जाए उन सभी आंकड़ों को आप ऐड करें, जोड़ें और उसके बाद उससे भाग देते हैं। अब एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो बिल्कुल बेसिक होगा कि हम क्या करें कि हम कंपनी बी का सबसे पहले कर्मचारी निकालें, कितने कर्मचारी होंगे। फिर कंपनी सी की कर्मचारी निकालें, कितने टोटल कर्मचारी आएंगे। फिर कंपनी ई के कर्मचारी निकालें, कितने कर्मचारी आएंगे। फिर उन कर्मचारियों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और कितने से भाग देंगे? 3 से, क्योंकि कंपनियां कितनी हैं? 3 है। औसत समझ में आ रहा है ना? औसत निकलता ही ऐसे है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूं कि 10, 15, 20, 25, इसका हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए। सबसे पहले औसत को ही समझ लेते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको औसत नहीं पता होगा, तो उनको सबसे पहले औसत समझा देते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। देखिए 4 आंकड़े आपको दिए गए, एक 10, एक 15, एक 20 और एक 25। इस 10, 15, 20 और 25 4 आंकड़े जो आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकलेगा कि सबसे पहले सम करना है, किनको? दिए गए आंकड़ों को जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 10 और 15 कितना हुआ? 25, 25 और 20 कितना हुआ? 45, 45 और 20 कितना हुआ? 45 और 20 हुआ 65, 65 और 5 70, सम हो गया 70। अब आंकड़े कितने थे? 1, 2, 3, 4, तो 4 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। 70 बटे 4। जब आपने 4 से इसको भाग दिया तो कितना निकल के आएगा बताइए? तो 4 से जब आप भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो 4 एकम 4 होगा। कितना बचा? 3, तो 4 सत्ती 28, कितना बचा? 2, 4 पंच 20, यानी इसका औसत कितना आएगा? 17.5। कितना औसत आएगा? 17.5। तो ये होता है औसत निकालना। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको औसत निकालना आ गया होगा कि औसत कैसे निकाला जाता है। एक जनरल सी इंफॉर्मेशन मैंने औसत के बारे में आपको दी है। अब आइए हम लोग पहले सवाल को देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे करने वाले हैं। इस सवाल को हम लोग कैसे करने वाले हैं इसको देखते हैं। देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो सभी लोग जानते हैं और बहुत आसान होगा उसको करना, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उसको समझाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि वहां से आपको क्या लगेगा, वहां से आपको बेसिक समझ में आएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो संख्याएं नहीं दी गई है, हमें परसेंटेज दिया गया है। हमें परसेंटेज दिए गए कि बी का 20% है, सी का 15% है, ई का 22% है। ये किसके परसेंटेज है? मैंने कहा था जो अपने आप में टोटल वैल्यू होती है, जो वैल्यू दी जाती है वही अपने आप में टोटल वैल्यू होती है। यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या को परसेंटेज में बांटा गया है कि ए कंपनी में इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, बी कंपनी में इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, सी में इतने, डी में इतने और ई में इतने काम कर रहे हैं। लेकिन ये कर्मचारी में दे रखे हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं? 25,000। तो ये जो परसेंटेज दिए गए हैं वो किसके निकालने गए होंगे? 25,000 के। अगर मैं पूछूं कि बी के कर्मचारी कुल कितने हैं तो आप कहोगे सर 25,000 का 20% निकाल लो, वही हो जाएगा कर्मचारियों की संख्या। तो 20% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, और अब देखो 25 दूनी क्या होता है? 25 दूनी होता है 50, तो ये 50 हो गया और 2 जीरो एक्स्ट्रा थी, तो 2 जीरो। यानी कंपनी बी में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे होंगे? हमने ये निकाल लिया कि कंपनी बी में कुल 5,000 व्यक्ति काम कर रहे होंगे, कुल 5,000 एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं सी की बात करना चाहूं तो सी में कैसे करोगे कि 25,000 तो कुल कर्मचारी थे, 25,000 का कितना परसेंट? 15%। 15% में 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखो 15 पना 75, तो 5 हासिल लगा 7 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37, तो 375 हुआ और 1 जीरो की जीरो। तो कंपनी सी में कितने लोग काम कर रहे हैं? 3,700
750। कंपनी सी में कितने काम कर रहे हैं 3750। ठीक ऐसे ही अगर मैं ई की बात करना चाहूं तो ई की बात करेंगे तो देखिए 25,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 25,000 का निकालेंगे 22%। कितना परसेंट निकालेंगे 22%। ये 22% जब भी निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखिए 25 दूनी 50 तो एक 5 कैरी हो गया और 25 दूनी 50 तो 50 और 5 55 तो कितना हो जाएगा 5,500। ये हो जाएगा ई कर्मचारियों की संख्या। यानी अभी हमने बिल्कुल बेसिक से देखना चाहा तो देखा हमने क्या कि कंपनी बी में कर्मचारी कितने निकल के आए 5,000, कंपनी सी में कितने कर्मचारी हैं 3,750 और कंपनी ई में कितने कर्मचारी हैं 5,500। अब मैं बात करता हूं मुझसे पूछा गया बी सी और ई में औसत, तो कर्मचारियों का औसत पूछा गया है। तो आपको देखो आपको ये भी पता है कि कंपनी बी में कितने लोग काम कर रहे हैं 5,000 लोग, कंपनी सी में कितने लोग काम कर रहे हैं 3,750 और कंपनी ई में कितने काम कर रहे हैं 5,500। तो आपसे औसत पूछा गया तो आप कैसे निकालोगे, औसत कैसे निकलेगा इसका, तो आप कहेंगे औसत होगा इन सबका सम, इन सबका टोटल, इन सबको जोड़ दो और किससे भाग दे दो 3 से। क्यों 3 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कंपनियां तो 3 ही हैं, तो हमें औसत जब कंपनियों के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का निकालना है तो हम भाग किससे देंगे कंपनियों की सॉरी संख्या से। तो हम भाग देंगे तो देखो जरा 5,000 प्लस 3,750 प्लस 5,500 बटे 3 यही होगा औसत। अब देखिए जरा इनको जोड़िए, इनको जब जोड़ेंगे तो ऐसे लिख लो जिससे तुम्हारी कोई गलती ना हो। जब हम लोग पहली बार चीजों को सीखते हैं तो हर एक चीज को बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे समझना चाहिए जिससे कि कोई समस्या ना आए। 0 से 0 5 का 5 7 5 12 ठीक है 5 और 3 8 8 और 1 9 9 5 14 तो ये कितना हो गया 14,250। कितना हो गया 14,250। यानी इन सबको जोड़ा तो कितना निकल के आया 14,250। भाग किससे दे रहे हैं 3 से। काटो जरा इसको, काटो काटेंगे तो 3 चौको 12 3 चौको 12 कितना बचा 2 3 सत्ते 21 कितना बचा 1 3 5 15 और 0 तो कितना औसत आएगा 4,750। कितना औसत आएगा 4,750। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बेसिक अगर आप देखोगे तो बेसिक तो बिल्कुल आसान था, आपको बेसिक से बिल्कुल चीजें समझ में आई होगी, दिमाग में बैठेंगी। पहले दिमाग में चीजों को बैठाना है उसके बाद शॉर्ट पर जाना है, तो बेसिक से ही सारे शॉर्ट निकलते हैं। ठीक है पहले आप ये बताइए कि बेसिक में मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या रही होगी। आपको एक बार फिर से मैं सवाल को रिपीट कर देता हूं। सवाल कुछ इस तरीके से था कि कंपनियां दी गई थी हमें 5, कौन कौन सी ए बी सी डी और ई। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि उस कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई थी 25,000। इन्हीं कर्मचारियों की संख्या को हमने एक पाई चार्ट के हिसाब से बांटा है और पाई चार्ट में कौन सा पाई चार्ट परसेंटेज वाला। तो हमने देखा कि बी को परसेंटेज कितना दिया गया था 20%, सी को कितना दिया गया था 15% और कंपनी ई को कितना दिया गया था 22%। देखो हमसे पूछा गया है कि कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी ई में काम करने वाले कर्मचारियों का औसत क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें औसत पता होना चाहिए। औसत होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी आंकड़े दिए जाए उन आंकड़ों को जोड़ लो और जितने आंकड़े हैं उनके नंबर से उसको भाग दे दो। ठीक है तो बी, अब देखो मैंने बेसिक से करना चाहा तो बेसिक से क्या किया कि देखो ये जो 20% है, ये 15% है, ये 22% है, जो भी परसेंटेज दिए गए हैं ये परसेंटेज है किसके, ये परसेंटेज तो 25,000 के हैं। तो 25,000 का 20% निकालोगे तो 5,000 आया, 25,000 का 15% निकाला तो 3,750 आया और इसी 25,000 का 22% निकाला तो कितना आया 5,500। ये क्या थे, ये थे कंपनी बी में काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं 5,000, कंपनी सी में काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं 3,750 और कंपनी ई में काम करने वाले कितने हैं 5,500। अब देखिए औसत निकालना तो इन्हीं कर्मचारियों को जोड़ देंगे और कितनी कंपनियां थी 3 तो इससे भाग दे देंगे। औसत कितना निकल गया है 4,750। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बोलिए हाँ या ना, यही सवाल है। ठीक है आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि अभी हम लोगों ने इसको बेसिक से देखा था। अब अगर हम देखना चाहें कि इसको कैसे हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे। भाई एग्जाम में तो इतना समय नहीं होता है हमारे पास कि हम इतना बेसिक से इसको करें। देखिए अगर एग्जाम में इसको करना है तो कैसे करेंगे, एक चीज बताइए। चूंकि हमें निकालना है औसत, क्या निकालना है औसत। औसत होता क्या है कि दिए गए आंकड़ों का सम, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनको सम करते हैं। तो हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें तो परसेंटेज दिया गया है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें क्या दिया गया है परसेंटेज दिया गया है। तो अगर ये परसेंटेज को ही अगर हम लोग ऐड करें तो ये टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा बताइए, ये टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो हम जोड़ेंगे तो 20 और 20 40, 40 और 10 50
और 5 और 2 7 यानी 57%। कितना परसेंट हो गया? 57%। इसकी बात क्या हुई? ये क्या 57% निकल के आया? ये 57% निकल के आया है। देखिए, या तो मैं ये बोलूं कि कंपनी बी में 20%, कंपनी सी में 15%, कंपनी ई में 22%, सबको अलग अलग निकाल के जोड़ो, या मैं ये बोलूं कि पूरा 25,000 का 57% निकालूं तो भी वही होगा जो बी, सी और ई को टोटल निकालने में रहा होगा। ठीक है ना? तो देखो, अगर ये 57% की बात करना चाहते हैं, 57% क्या है? ये 57% है कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी ई में कुल कर्मचारियों की संख्या। ठीक है ना? ये बीसीई में कुल कर्मचारियों की संख्या है, यानी ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा निकल के आ रहा है कितना परसेंट? 57%। तो ये 57% किसका? 25,000 का। तो 25,000 का हम लोग क्या निकालेंगे? पहले 57% निकालेंगे। परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होता है। किससे भाग दे देना है? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब देखो, 25 को 57 में हम लोग गुना करेंगे, तो 25 का 57 जब गुना करेंगे तो 25 छक्के होता है 150, 25 छक्के 150 होता है, 25 छक्के कितना हो जाएगा? 175। कितना बचेगा? 17 हासिल जाएगी। और 25 पंचे 125, 125 में जब आप 17 जोड़ेंगे, 125 में जब आप 17 जोड़ेंगे, 7 5 12, 2 3 4, 142। तो 1425। ये क्या था? 0 1 था एक्स्ट्रा, तो ये हो गया। अब एक चीज देखिए, आपने अभी बेसिक से किया था, तो जब आपने कंपनी बी के कर्मचारी निकाले थे, कंपनी सी के कर्मचारी निकाले थे अलग अलग, और कंपनी ई के कर्मचारी निकाले थे अलग अलग, इन सबको हमने अलग से जोड़ा था, तो उसका सम आप देख रहे होंगे इतना ही आ रहा होगा, 14,250। ठीक है? तो हमने क्या किया? हमने इतने अलग अलग स्टेप से बचने के लिए हमने बिल्कुल बेसिक से ही हमने इस तरीके को निकाला है कि देखिए, या तो आप 20% अलग निकालो, 15% अलग निकालो, 22% अलग निकालो, फिर उन सबको जोड़ो, फिर 3 से भाग दो। या हमारे पास तरीका ये भी है कि चूंकि हमें ये आंकड़े ही तो दिए गए हैं, ये संख्याएं जो परसेंटेज में है वो है तो क्या? कि वो है तो इस कर्मचारियों की संख्या ही। तो हमने क्या कहा कि चूंकि हमें औसत निकालना है, और औसत किसका निकालना है? कंपनी बी, सी और ई में काम कम कर रहे कर्मचारियों का। तो हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड करेंगे। ऐड किया तो 57% आया। इसका मतलब क्या है कि बी, सी और ई में कुल कितने परसेंट कर्मचारी काम कर रहे होंगे? तो 57%। तो हमने 25,000 का 57% निकाला, कितना है? 14,250। अब इस 14,250 में जब आप भाग देंगे किससे? 3 से, तो हमारा वही औसत आएगा जो हमने हमारा आंसर था। आपको इतनी बात समझ में आई? ये होगा हमारा एग्जामिनेशन मेथड। एग्जाम में हम इसी तरीके को लगाएंगे और बहुत ही सेकंड में हमारा आंसर आएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। आपको अगर बेसिक पता है तो आप इस चीज को आसानी से कर सकते हैं कि ये 57% क्यों आया, 57% का यहाँ पे क्या मतलब था, और 57% का 25,000 से क्यों निकाला गया। ये सारी चीजें आपको बेसिक से बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल चुकी हैं। ठीक है? अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इसी का अगला सवाल जो हमें दिया गया है इसी पाई चार्ट का, वो हमसे कहा गया है कि हमें कंपनी ए की डिग्री बतानी है। अब देखिए कितना बेहतरीन सवाल। मैंने क्या कहा था कि एक ही सवाल में हो सकता है आपसे परसेंटेज भी पूछ ले, हो सकता है आपको डिग्री भी पूछ ले। इस सवाल में परसेंटेज दिया गया था और आपसे पूछी नहीं है क्या? डिग्री। हमारे पास सीधा एक फंडा है, जो भी एक सर्किल होता है अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो वो 100% है, और अगर डिग्री में बात करेंगे तो 360 डिग्री है। तो अगर मैं ये बात करना चाहूं, क्या कहना चाहूं कि 100% अपने आप में क्या होगा? 360 डिग्री। ये लोग आप सर कैसे होगा? तो मैंने कहा 100% क्या था? जो भी सर्किल में आप आंकड़े को दिखा रहे थे वो 100% थे, और उन्हीं आंकड़ों को अगर हम डिग्री में दिखाएंगे तो कितना होंगे? 360 डिग्री होंगे। यानी 100% कितने डिग्री के इक्वल है? 360 डिग्री के। अब यहाँ पे देखो, कंपनी ए की बात कर रहे हो तो कंपनी ए का कितना परसेंट है? कंपनी ए में काम करने वाले कर्मचारियों का परसेंटेज कितना है? 25% है। तो हम यहां से निकालेंगे कि 25% की डिग्री क्या होगी? यूनिटरी मेथड, यानी कि एक एक नियम आप सबने पढ़ा होगा, वही एक एक नियम यहाँ पे लगने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। एक एक नियम क्या कहता है? सबसे पहले एक यूनिट या एक इकाई या एक रेशियो की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी होगी? 360 डिग्री बटे 100। इतनी ही डिग्री निकल के आएंगी। 1% में कितनी डिग्री निकल के आएंगी? इतनी ही डिग्री निकल के आएंगी। हमें कितने परसेंटेज पर चाहिए? 25% पर। कितने परसेंट पर चाहिए? 25% पर। जब हम 25% पर निकालेंगे तो कितना होगा? 360 बटे 100 और गुना 25। अब देखिए 25% पे जब हम निकालेंगे तो 25 से हमने गुना किया है, 25 का भाग लगाएंगे 100 में, कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 से 36 कितने बार कटता है? 9 बार और 1 0, यानी कि ये ए की डिग्री कितनी होगी? 90 डिग्री।
ये 8 कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी मैं दो तरीके से इस बात को कह सकता था कि कंपनी ए में काम करने वाले कर्मचारियों का परसेंटेज कितना है, 25%। और इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कंपनी ए में काम करने वाली कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। क्योंकि हमने ये बात कही थी कि एक ही पाई चार्ट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डिग्री के माध्यम से, एक परसेंटेज के माध्यम से। बस याद इतना रखना है, परसेंटेज तो 100% और डिग्री तो 360 डिग्री। तो 100% अपने आप में टोटल वैल्यू होती है और यहाँ 360 डिग्री अपने आप में टोटल वैल्यू होती है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, एक नियम के अनुसार 100 का भाग लग जाएगा, और 25% अपने आप में ए की वैल्यू थी, इसके निकालेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए हम लोग आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसी का अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे दो तरीके हैं, फिर से वही दो तरीके, एक बेसिक और एक एग्जामिनेशन मेथड। बेसिक क्या कहता है पहले उसको समझते हैं। देखिए इसमें हमने ग्राफ में अगर देखा तो ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ग्राफ, उस ग्राफ में क्या कह रहा है कि डी में कितना परसेंट है कर्मचारियों की संख्या, 18%, और सी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 15%। तो डी में कर्मचारी संख्या 18% दी गई है, सी में कर्मचारी संख्या 15% दी गई है। ये 15% किसका है, 25,000 का ना, कितना किसका है, 25,000 का है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि टोटल कर्मचारी कितने थे, 25,000 थे। अगर मुझे ये पता करना हो कि डी में कितने कर्मचारी रहे होंगे, तो ये हम कितना परसेंट निकालेंगे 25,000 का, 18%। ठीक है, फिर 18% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 18 का करेंगे गुना तो 18 पंचे 90, 90 की जीरो हाथ से लगा 9, और 18 दूनी 36, 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। एक जीरो पहले से था तो 4500। तो डी की संख्या कितनी निकल के आई है, 4500। ऐसे ही सी की बात करना चाहें तो कंपनी सी में कुल कितने कर्मचारी रहे होंगे, ये पता करने के लिए हम 25,000 में 15% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 बना 75, 75 की 5 हाथ से लगा 7, और 15 दूनी 30, 30 और 7 37। तो ये हो गया 3,750। ये हम संख्या एक बार निकाल चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, डी में कर्मचारियों की संख्या हमको पता है कितनी है, 4500। सी में कर्मचारियों की संख्या हमें पता है कितनी है, 3,750। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या का। देखिए किस का, जिससे तुलना होती है हमेशा उसको नीचे रखते हैं। यानी जब भी परसेंटेज निकाला जाएगा पूछा जाए उससे, जिससे, उसका, ठीक है, जिसका, ये सब चीजें क्या होती है, जिससे तुलना होती है उसी को हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि हम नीचे किसको वैल्यू को रख रहे हैं, ऊपर किस वैल्यू को रख रहे हैं, और कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे कह रहा है जिसकी तुलना, किससे तुलना हो रही है, कंपनी सी से हो रही है। कंपनी सी से हो रही है तो सी को रखेंगे कहाँ, नीचे। कंपनी सी में काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं, 3,750। कंपनी डी में काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं, 4,500। गुना किससे करना है, 100 से, क्योंकि 100 से गुना करोगे तभी तो परसेंटेज निकलेगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। अब देखो इसको किससे काटेंगे, इसको हम लोग 15 से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, देखते हैं जरा। 15 से ना काट के सबसे पहले 5 से काट देते हैं। 5 में 45 और जीरो का जीरो, 5 सत्ते 35 और 5 25। अभी भी ये 5 से कट रहा है तो काट लो, ये 25 से काट लो, 25 चौक को 100 और 25 तिया 75। अब देखो 3 से कट रहा है 90 कितने बार, 30 बार, 30 तिया 90। तो 30 गुना 4 कितना आएगा, 120। 30 गुना 4 कितना आएगा, 120। कितना परसेंट, 120%। तो ये बेसिक तरीका था। बोलो हाँ समझ में आया नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि ये बेसिक तरीका है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा है। हमसे जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है हमने वैसा वैसा किया है। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से करने में सवाल में ज्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम को हमारे पास नहीं होता है एग्जाम में। तो होता क्या है कि हमें इसी तरीके को बहुत ही इफिशियंट वे में बहुत कम समय में अप्लाई करना है। पहले आप लोग ये बताइए, आपको इसमें समस्या नहीं रही होगी कि कैसे हमने डी की कर्मचारियों की संख्या निकाली है, कैसे हमने सी में कर्मचारियों की संख्या निकाली है, कैसे हमने इसका औसत निकाला है, कैसे हमने इसका परसेंटेज निकाला है। इस परसेंटेज तक पहुंचने में आपको कोई भी समस्या नहीं रही होगी। अब हम इसके बेसिक मेथड की बात करने वाले हैं कि ये तो हमने बेसिक मेथड की बात की। अब अगर हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे, कैसे हम लोग एग्जाम हॉल में इस सवाल को अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में करने के लिए आप देखिए क्या कीजिए, बहुत ही छोटा तरीका हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में करने के लिए। देखिए
आप इधर उधर मत घूमिए, सीधा ये देखिए कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि डी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है 18%, सी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है 15%। तो हम क्यों इतना डेटा निकालें? परसेंटेज जब भी पूछा जाता है, रेशियो जब भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए कि ए और बी का रेशियो क्या है, आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ए और बी में कितना है, तो परसेंटेज और रेशियो वो चीजें होती है जिनमें एक्चुअल डेटा यानी कि जो भी वास्तविक डेटा है उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो जब हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें इसके एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं है। तो क्यों हम एक्चुअल डेटा निकालने में इतना समय बर्बाद करें? क्यों हम डी में 4500 निकालें? क्यों हम सी का 3750 निकालें? हम सीधा करेंगे कैसे कि भाई हमसे पूछा गया सी का, तो सी कितना था 15, और पूछ रहा है कंपनी डी, तो कंपनी डी कितना था 18, और परसेंटेज के लिए कितना करना है 100। हमसे ही तो पूछा गया था परसेंटेज के लिए 100 कर देना है। तो अब देखिए हम जब 100 कर देंगे परसेंटेज, तो काटो जरा इसको। सबसे पहले काटेंगे 3 से 5 बार ये कटा, 3 से 6 बार ये कटा, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा 20 25 100, और 20 गुना 6 कितना होगा 120%। देखो हो गया जादू। यही होता है जादू। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको जादू दिखेगा। ये देखो जादू कितना है 120%। कैसे आया 120%? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले बेसिक को समझिए। बेसिक में कोई समस्या नहीं रही होगी। सबसे पहले डी में कर्मचारियों की संख्या निकाली, फिर सी में कर्मचारियों की संख्या निकाली, फिर हमने क्या किया, कहा गया था कि कंपनी सी का, तो सी को नीचे रखेंगे, कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या, तो डी की संख्या को ऊपर रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे। यहाँ पे हमने निकाला कितना आया था 120%। वही चीज अगर एग्जाम में करनी है तो कैसे करनी है? हम एग्जाम में इसके एक्चुअल डेटा पर नहीं जाएंगे कि परसेंटेज जब भी होता है, देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका 10% प्रॉफिट, ठीक है ना, आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने ये बात बोली कि आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें दो चीजें छुपी हुई है। पहली चीज, या तो मैं वास्तविक क्रय मूल्य पर जाऊं, तो वास्तविक क्रय मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर मैं आपसे सिर्फ ये बोलूं कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी वस्तु की कीमत जो रही होगी वो 100 रही होगी और आपने 110 में बेची होगी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी वस्तु कीमत 2000 रही होगी और आपने उसको कितने में बेचा होगा 2200 में बेचा होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी वस्तु कीमत 4000 रही होगी और आपने उसको कितने में बेचा होगा 4400 में बेचा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज पूछने का मतलब होता है कि वास्तविक वैल्यू की कोई भी मतलब नहीं होता है। यही रीजन था कि हमने यहाँ पे इसको इतने शॉर्ट में कर पाया, क्योंकि जब हमसे परसेंटेज पूछा गया है तो हमें इस आंकड़े की कोई जरूरत नहीं है, इस आंकड़े की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो आंकड़ा दिया गया था उसी को अपना वास्तविक आंकड़ा मान लिया। हमने ये कहा कि भाई सी में 15 ही लोग थे, डी में 18 ही लोग थे, तो बताइए कितना परसेंट निकल के आएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा किया और हमारा आंसर आ गया 120%। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा कि अगले सवाल में क्या पूछा गया है, एक बार आप लोग देखिए। इसमें कहा गया है क्या? इसमें कहा गया कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या और कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या का क्या बताना है? अनुपात। हमसे सीधा रेशियो पूछा गया है, ठीक है, कि कंपनी डी में कर्मचारियों का अनुपात, कंपनी डी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या और कंपनी ई में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। अब एक चीज समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें यहाँ पे निकालना है रेशियो, क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। आपसे कहा गया है कि कंपनी डी और कंपनी ई, तो हमें एक चीज बताइए कि कंपनी डी में काम करने वाले कर्मचारियों का परसेंटेज कितना था? कंपनी डी में काम करने वाले कर्मचारियों का परसेंटेज था 18% और कंपनी ई में काम करने वाले कर्मचारियों का परसेंट कितना था? तो कंपनी ई में काम करने वाले कर्मचारियों का परसेंटेज था 22%। कितना था? 22%। कितना था? 22%। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज देखिए, यहां पर समझिए, यहां पे भी सेम वही दो तरीके हैं, यहां पे भी सेम वही दो तरीके। एक तो बेसिक हमसे ये कहता है कि भाई डी का 18% दिया गया है, ई में 22% दिया गया है, किसका 18% है और किसका 22% है? तो आपको है कि टोटल कर्मचारियों का यानी 25,000 का। तो एग्जामिनर यही चाह रहा है कि आप इस सवाल को इस तरीके से समझें कि 25,000 का 18% निकालो तो हमें डी के कर्मचारियों की संख्या मिलेगी, फिर 25,000 का 22% निकालो तो हमें ई के कर्मचारियों की संख्या पता चलेगी, और फिर इन दोनों का रेशियो निकालो। ठीक है, तो एग्जाम में जो कहा जा रहा है, एग्जामिनर तो यही चाह रहा है कि आप ऐसी गलती करें कि आप पहले बेसिक से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, 25,000 का 18% निकालें, फिर 25,000 का 22% निकालें, फिर उन दोनों को यहां पर रखें, रेशियो निकालें, और जो रेशियो आए वही आपका आंसर होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था अभी, इससे पहले वाले सवाल में मैंने कहा था कि अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए, अगर आपसे रेशियो पूछा जाए, तो ये दो चीजें ऐसी होती है जिनमें हमें रियल वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है।
तो हमसे कहा गया है कि एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर मैंने कहा कि ए और बी का अनुपात 1:2 है, ए और बी का अनुपात कितना है 1:2 है, 1:2 रेशियो है। अब एक चीज बताइए, अब इसमें ए की संख्या कुछ भी हो सकती है, बी की संख्या कुछ भी हो सकती है, होने को 100 और 200 हो सकती है, होने को 1000 और 2000 हो सकती है, लेकिन रेशियो इनका हमेशा कितना निकलेगा, रेशियो जब भी निकालोगे तो 1:2 निकलेगा। यानी रेशियो के लिए एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक ऐसे ही परसेंटेज के लिए एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है। पिछले सवाल में परसेंटेज दिया गया था, इसलिए हमने सीधा परसेंटेज उठा के सॉल्व कर दिया। इस सवाल में हमसे रेशियो पूछा गया है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सीधा वैल्यू को रख देंगे। कौन सी वैल्यू रख देंगे कि जो हमें दिया गया है हमारे लिए वही डेटा, जो हमें दिया गया है हमारे लिए वही डेटा। कब, जब परसेंटेज में पूछा जाए या रेशियो में पूछा जाए। परसेंटेज में पूछा जा रहेगा तब भी हम इसको ऐसे ही एज इट इज ले लेंगे। यहाँ रेशियो में पूछा गया है तो हम कहेंगे डी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 18 है। ई में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 22 है। हमें क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो होता क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्याएं, वह छोटी से छोटी संख्याएं कट पिट कर वह छोटी से छोटी संख्याएं आ जाए जो फिर किसी और से ना कटे सिवाय एक के, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, यानी जिनसे केवल एक कॉमन लिया जा सके और कुछ कॉमन ना आए, वो आपस में रेशियो होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे उदाहरण के तौर पर पूछूं 2:4, क्या ये रेशियो है, आपको नहीं। रेशियो लगने से ये नहीं हो जाता कि ये रेशियो है, बिल्कुल रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, अभी इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। रेशियो एक्चुअल में क्या था, 1:2 था। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक वही हमने कहा है कि ऐसी दो वैल्यू जो आपस में फिर किसी और नंबर से ना कटे सिवाय एक के, या जिनका HCF 1 हो, वही क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। तो आइए अपने सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है, क्या करेंगे, किससे काटें, किससे काटें, तो आप कहोगे सर पहले हम 2 से ही काट देते हैं। 2 से काटोगे 9 बार और 2 से काटोगे 11 बार, 9:11। क्या ये अब किसी और से कटेंगे, क्या 9 और 11, ऐसा मत करना कि ये 9 को काट दो 3 से और 11 काट दो 11 एकम 11, ऐसा नहीं, दोनों से कटना चाहिए। जो भी संख्या से आप काटोगे वो दोनों से कटनी चाहिए। जैसे हमने 2 से काटा तो 2 से 18 भी काटा और 2 से 22 भी काटा। अगर हम यहाँ पे 9 से काटे हैं तो 9 से ये भी काटे और ये भी काटे, तो ये तो कट रहा है लेकिन 11 नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब कोई और संख्या ऐसी है नहीं जो इन दोनों को काट सके सिवाय एक के, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 9:11, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आइए हम लोग इसके आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। इस पाई चार्ट का जो आखिरी सवाल हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या सभी कंपनियों के कर्मचारियों का औसत संख्या से कितना अधिक है। ठीक है, देखिए सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, इसकी लैंग्वेज में इसका आंसर छुपा हुआ है कि कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या सभी कंपनियों में कर्मचारियों की औसत संख्या से कितनी अधिक है। एक चीज बताइए, सभी कर्मचारी यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और सभी कर्मचारी कितने थे, 25,000, ये दिया गया था। अब मैं पूछूं कि सभी कंपनियों में कर्मचारियों की औसत संख्या, सभी कंपनियों में कर्मचारियों की औसत संख्या, अगर मैं इस बात को देखना चाहूं तो बताओ इसका औसत निकालना कितना आसान होगा। कंपनियां कितनी थी, 5, और टोटल एम्प्लॉय कितने थे, 25,000, तो इसका औसत कितना आएगा, 5,000। कितना औसत आएगा, 5,000। यानी ये 5,000 क्या है कि सभी कंपनियों के कर्मचारियों की औसत संख्या है। कितना, 5,000। सभी कंपनी के कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है, 5,000। अब हमसे कहा गया कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या, कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या कैसे निकालोगे। अभी तक तो यही तो करते आ रहे थे कि हमें दिया गया था 25,000, 25,000 का कितना निकालना है, 22%, 22% निकाल दो, वही ई की संख्या है। तो ई में देखो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 25 दूनी 50, 1 जीरो, 5 कैरी हो गया, और 25 दूनी 50 और 5 55। अब 1 जीरो ये जो चल रहा था एक्स्ट्रा में वो ले लेंगे। तो अब देखो कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या हमने यहां से निकाली, कितनी होगी, 5500। सभी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 5,000। सभी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 5,000। कंपनी ई में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 5500। कंपनी ई में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 5500। क्या पूछा गया है, कितना अधिक, कौन अधिक, कंपनी ई में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सभी कंपनी के कर्मचारियों की औसत संख्या से कितनी अधिक है। देखो सभी कर्मचारियों की औसत संख्या 5,000 थी, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 5500 है, तो कितना अधिक है ये निकालने के लिए
वैसे तो आपको साफ साफ आंसर दिख रहा है, लेकिन तब भी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा कितना अधिक है। तो माइनस करोगे कितना आएगा 500, यानी कि 500 कर्मचारी अधिक हैं। किस कंपनी में? कंपनी ई में। किससे? सभी कंपनी के कर्मचारियों की औसत संख्या से। तो यही 500 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही 500 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? देखिए, पहला ग्राफ हमने समझा, इस ग्राफ का नाम था पाई चार्ट। किसके अंतर्गत आता है? डीआई के अंतर्गत आता है। डीआई का बेसिक समझा कि डीआई होती क्या है। डीआई के हम लोगों ने पाई चार्ट को समझा। पाई चार्ट के बेसिक को समझने के बाद इसका एक सवाल हमने लगाया। देखिए, डीआई में एक खासियत ये होती है कि एक तो ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है कि आंकड़ों को बस बारीकी से देखना और समझना, और फिर हल्की हल्की कॉन्सेप्ट पता होना कि परसेंटेज कैसे निकलता है, सम कैसे यानी जुड़ता कैसे है, माइनस यानी घटाते कैसे हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, रेशियो कैसे निकलता है, औसत कैसे निकलता है। ये सारी चीजें अगर आपको बेसिक जानकारी है तो आप किसी भी ग्राफ में, डीआई के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बशर्ते आप अपने दिमाग खोलकर इस डेटा को देख रहे होंगे। क्योंकि डेटा को देखते समय आपसे गड़बड़ी हो सकती है, तो हो सकता है एक ही 25% की जगह आप एक 20% ले लें, तो आपका सारा सवाल फिर उसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में सिर्फ एक सवाल को समझा है, और इस एक सवाल पे मैंने पाई चार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं इसका पाई चार्ट का एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आगे हम लोग बार ग्राफ को समझेंगे। किसको समझेंगे? बार ग्राफ को। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम इस डीआई के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो टेबल चार्ट हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे फिर वो बार ग्राफ हो, ठीक है, इन सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से कमांड कर लेंगे। और फिर हम जब जाएंगे पेड के एग्जाम में, तो आप देखेंगे कि आप कितना 100% दे पा रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस में कितना सुधार हो रहा है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।